पत्थर खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए एक बार फिर से समय दे दिया है। आयोग ने सीएम के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनसे जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख मुकर्रर की है। और इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से समय देने की गुहार लगाई थी। वहीं इससे पहले भी 31 मई की तिथि को मुख्यमंत्री को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन उन्होंने समय दिए जाने का आग्रह किया था, जिसके बाद आयोग ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 14 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। अब आयोग ने इनको जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर झारखंड मुख्यालय में आपको बता दें कि आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। आपके रक्त से किसी की नई जिंदगी मिल सकती है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। लोग स्वैच्छिक रूप से रक्तदान के लिए आगे आएँ, ये हम सभी को प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शिविर में रक्तदान करने वाले सेना और पुलिस के अधिकारियों, जवानों और अन्य पदाधिकारियों कर्मियों से मिले और रक्तदान करने के लिए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिलिट्री अस्पताल नामकुम को प्रदान किया। और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ हम लोग रक्तदान शिविर में शामिल होने आए हैं और हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप को प्रोत्साहन किया है। हम लोगों ने भी अपनी रक्तदान की है और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी रक्तदान में हिस्सा लें। अब खबर रांची से है, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राहत मिली है और पासपोर्ट रिलीज मामले में अब मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार राय की अदालत में उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है, जिससे लालू यादव को राहत मिली है। लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत को बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट का अप टू डेट होना अनिवार्य है। और इसी के चलते अदालत ने पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की गई थी, ताकि उसे रिन्यूअल कराने के बाद डॉक्टर अपॉइंटमेंट लिया जा सके। उन्होंने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पासपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं। और उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट को नवीकरण के लिए पासपोर्ट कार्यालय में जमा कराया जाएगा। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब वो इलाज के लिए विदेश जाएंगे। आपको बता दें कि पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पासपोर्ट की मांग को लेकर उनके दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब वो विदेश जाकर किडनी से संबंधित अपना इलाज करवाएंगे। और इसकी जानकारी लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने दी। सीबीआई कोर्ट में हमने दरखास्त दिया था कि पासपोर्ट रिलीज करके उसको रिन्यूअल के लिए हमको पासपोर्ट हैंड ओवर किया है। तो जो आज वो पिटीशन अलाउ हो गया है, अब हमको पासपोर्ट मिल जाएगा तो उसको हम पासपोर्ट उसका रिन्यूअल करेंगे। बोकारो विधायक बिरंची नारायण राज्य सरकार के सुस्त रवैये को देखकर आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेश बैस से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की कई समस्याओं से महामहिम को अवगत कराया। इसको लेकर बिरंची नारायण ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राज्यपाल से मिला। विधायक ने आगे कहा कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई क्षेत्रों में रह रहे करीब 4 लाख आवेदकों का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन झार सेवा पोर्टल में एंट्री नहीं होने के कारण निर्गत नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लाखों छात्र छात्राएं कई शिक्षण संस्थानों में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं और कई क्षेत्रों में नियोजन भी नहीं हो पा रहा है। झार सेवा पोर्टल है, वो 2.5 महीने से डाटा एंट्री का काम उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र बोकारो के लगभग 2.5 लाख लोगों का नहीं हो पा रहा है। 2.5 लाख के आसपास की संख्या होगी। डीसी बोकारो ने एक पत्र लिखा इस संबंध में राज्य सरकार को, लेकिन सरकार ने इसको कोई संज्ञान नहीं लिया। मुझे लगता है कि झारखंड के विकास से सरकार का कोई मतलब है नहीं। सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
सरकार विनाश के रास्ते पर चल रही है। तो गवर्नर साहब को मैंने आग्रह किया, गवर्नर साहब ने मुझे आश्वस्त किया है तो मैं मामले को दिखवाकर जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कराना चाहता हूँ। हजारीबाग के जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की मजबूती को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष जलेश्वर महतो मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने पार्टी सशक्त बनाने का आह्वान प्रदेश के शीर्ष नेताओं से किया। प्रदेश उपाध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी दफ्तर में जांच के नाम पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जान चुके हैं कि कांग्रेस अब देश में मजबूत स्थिति में पहुंच रही है। मानसिक प्रताड़ना से ही कमजोर किया जा सकता है। कांग्रेस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साजिश के तहत ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस और सशक्त हो रही है। क्षेत्र की समस्या से अवगत होना और उस समस्या का समाधान करते हुए और संगठन को मजबूत करना और कैसे हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं, मूल बात यही है। साथ ही साथ भाजपा की विफलता, केंद्र की जो सरकार है उसकी विफलता, किस ढंग से महंगाई बढ़ा है, किस ढंग से यहाँ के गरीब लोग परेशान हैं, किसान मजदूर परेशान हैं, बेरोजगार युवा परेशान है और जो खटना चाहता है उसको मजदूरी नहीं मिल पाता है। ये सारा चीज जो है जनता के बीच में। ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले निरसा थाना क्षेत्र के रामकनाली स्थित 4 गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार दोपहर ईसीएल के चंपापुर आउटसोर्सिंग पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही कंपनी की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से ठप कर दी है और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व मेहिलाल सोरेन कर रहे हैं और सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईसीएल के चापापुर आउटसोर्सिंग के करीब 4 गांव हैं जहां के ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। 4 गांव पूरी तरह से नीचे से खोखले हो चुके हैं। किसी भी वक्त यहां के ग्रामीण काल के गाल में समा सकते हैं। पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रबंधन को लेकर मेमोरेंडम देने का काम किया है और प्रबंधन से आग्रह किया गया है कि कैसे भी करके इसकी भराई की जाए, लेकिन प्रबंधन आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। बीच बीच में आकर काम की शुरुआत करके ग्रामीणों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई प्रबंधन की तरफ से नहीं की गई है। बाध्य होकर आज ग्रामीण प्रदर्शन करने के लिए आमादा है। देखिए, ये जो रामकनाली पंचायत में 4 गांव है जो पूरी तरह से प्रभावित एरिया में पड़ता है। हम लोग 10-12 मेमोरेंडम हम लोग तकरीबन 2 साल पहले हम लोग दिए थे। उनमें से एक समतलीकरण का जो मेमोरेंडम है उस पर सिर्फ आज तक सिर्फ बर्ता ही हो रहा है, बाकी धरातल पर कोई काम नहीं उतरा। गुमला सदर हॉस्पिटल परिसर में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर विशेष कैंप लगाकर लोगों द्वारा रक्तदान किया गया और इस दौरान कई पदाधिकारी रक्तदान करते हुए नजर आए। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के साथ ही जिला यक्ष्मा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर के मिश्रा ने भी रक्तदान किया और वहीं सिविल सर्जन राजू कच्छप ने लोगों से अपील की है कि रक्तदान करने से लोग कमज़ोर नहीं होते हैं बल्कि स्वास्थ्य ठीक होता है, इसलिए लोगों को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। आज विश्व रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा इनका ये शिविर का उद्घाटन किया गया और वो सबों को आशीर्वाद भी दिए कि हमेशा ऐसा डोनेशन कैंप चलना चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन के भी लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर के मिश्रा DTO, हमारे DSWO मैडम, हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब और गुमला SP एहतशाम वकारीब द्वारा जिले में बेहतर तरीके से काम करने वाले कई पुलिस पदाधिकारी और जवानों को सम्मानित किया गया। SP ने कहा कि इनके कार्यों से दूसरों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस सम्मान समारोह में मेजर प्रणब कुमार को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बढ़िया ड्यूटी भी किया CM सर के द्वारा के आगमन पे और फिर ब्लड डोनेट भी किया। उसी के लिए जो भी ब्लड डोनेट किया वो कितने लोगों को दिया जाएगा टोटल सर? 11 लोग। उन्होंने बढ़िया ड्यूटी भी किया CM सर के द्वारा के आगमन पे और फिर ब्लड डोनेट भी किया। उसी के लिए जो भी ब्लड डोनेट किया। खबर पश्चिम चंपारण से है और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। खबर पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से है, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को आमवा मन वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर में मोटर बोटिंग का लुत्फ उठा रहे थे और इलाके के लोग वहां पर पहुंचे, जहां पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। किसी ने अंगवस्त्र दिए तो वहीं किसी ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया, तो वहीं पारंपरिक तरीके से थारू आदिवासी महिलाओं ने झमटा नृत्य प्रस्तुत करके केंद्रीय मंत्री की आवभगत की। और इस दौरान बीते 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत ने विश्व पटल पर कीर्तिमान स्थापित किया है। मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण हुए हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। मेरे आने का तो उद्देश्य यही था कि प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि आप लाभार्थियों के दरवाजे तक जाएं और वहाँ पर उनसे बात करें, उनको लाभ मिला है, कैसे मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, कितने लोग बाकी रह गए। और इस मंच का जहाँ तक सवाल है कि जो 8 साल पूर्ण हुआ है, सरकार ने जो हमारी काम किया है, उस लाभार्थी यहाँ पर आए थे, उनसे भी मिलने का अवसर मिला है और अपने कार्यक्रमों में। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड के कैथी पंचायत अंतर्गत सवारी गांव के समीप श्री दीपू ब्रह्मदेव स्थान सवरी के प्रांगण में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला 15 दिवसीय मेला संपन्न हुआ और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मदेव मंदिर के पवित्र स्थान पर मेले में पहुंचे और आश्रम में स्थित सरोवर में पवित्र स्नान की पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। मेले के समापन समारोह पर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो तपती गर्मी और लू के बावजूद देर शाम तक जारी रहा। इस अवसर पर आश्रम कमेटी के सदस्यों द्वारा मेला समापन समारोह में आए मुख्य अतिथि, जनप्रतिनिधियों और पुलिस पदाधिकारियों और सिपाहियों को अंगवस्त्र और फूलों की माला देकर सम्मानित किया। एक पवित्र और पौराणिक पवित्र स्थल है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में तिथि प्रतिपदा से तिथि पूर्णिमा तक और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में तिथि प्रतिपदा से तिथि पूर्णिमा तक 15-15 दिनों के दोनों मास के शुक्ल पक्ष में 15-15 दिनों का मेला चलता है। और काफ़ी दूर दराज से, काफ़ी सुदूर इलाके से, काफ़ी दूर दूर के आगंतुक लोग, भक्तगण, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ अपनी आस्था और निष्ठा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं और पुण्य का भागी बनते हैं। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है, जितने भी लोग शादी विवाह होता है, नवयुवक लोग होते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर आकर के बाबा का दर्शन। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के हरदयाल चौक स्थित मेही मेडिकल हॉल के संचालक से बदमाशों ने मोबाइल पर 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। साथ ही रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके चलते पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 3 दिन के अंदर नगर थाना पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से आरोपी भोला पासवान और उसके साथी को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ थाने में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। रंगदारी नहीं देने के एवज में जान से मारने की धमकी दी गई और जिसके उनके लिखित बयान के आधार पे FIR दर्ज किया गया और बहुत टेक्निकल ढंग से अनुसंधान किया गया। पुलिस अधीक्षक के गाइड में हम लोगों ने अनुसंधान किया और टाउन इंस्पेक्टर के नेतृत्व में इसका डिटेल छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान फ़ोन करने वाले जो एक्यूज थे काफ़ी साथी थे, जो अपनी पहचान छुपा के मोबाइल का और सिम का और यूज़ कर रहे थे और जिनको गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार। खबर जम्मू से है, जहां पर कई सालों से फरार चल रहे इनामी नक्सली कमांडर बालेश्वर कोड़ा ने अपने साथी अर्जुन और नागेश्वर कोड़ा के साथ मिलकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही आधुनिक हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक समेत अन्य नक्सल सामग्री भी पुलिस के हवाले कर दी। आपको बता दें कि आरोपी नागेश्वर कोड़ा पर बिहार सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। साथ ही नक्सली कमांडर बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम रखा गया था, जिसके चलते पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इन तीनों नक्सलियों पर बरहट, लक्ष्मीपुर, जम्मू, लखीसराय समेत कई थानों में कुल 72 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। 3 नक्सली अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा आत्मसमर्पण किए हैं। इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए
और इस पूरे अभियान में जो सीआरपीएफ के पदाधिकारी हमारे सीआरपीएफ के डीआई साहब के नेतृत्व में काम किए हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सबको विदित है कि विगत 6 महीने के अंदर सीआरपीएफ का कैंप चोरमारा, पैसरा, भीमबांध में स्थापित हुआ और लगातार इन नक्सलियों पर नज़र रखी जा रही थी। इसके फलस्वरूप 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर भी हुए, एक लखीसराय जिला में हुआ, कुछ ही दिनों पहले पिछले सप्ताह जमुई में भी हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण नक्सली मारे गए हैं दोनों इनकाउंटर में, और लगातार दबिश पुलिस की, सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बनी हुई थी, जिसके फलस्वरूप और कई सिविक एक्शन प्रोग्राम भी इस दौरान चलाए गए हैं, जिससे नक्सलियों को यह बात, उनके परिवार वालों को हम लोग समझाने में सफल हुए हैं। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अमवारी गांव में एक अज्ञात महिला का शव मिला। इसी दौरान शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तेजाब से महिला का पूरा चेहरा और शरीर के कई हिस्से जले हुए थे, जिसके चलते ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तेजाब का मामला, तेजाब लगता है ढार दिया गया, उसका बदन पूरा जल गया है, मुँह पूरा जल गया, पहचान नहीं हो पा रहा है। आसपास के द्वारा पूछे भी केंद्रों में से बोला कि नहीं सर यहाँ का नहीं है, तो पहचान नहीं हो पाई। महिला को कितना एज लगभग होता होगा? लगभग एज 35 साल लगभग होता होगा इसका। भागलपुर के नवगछिया के झंडापुर ओपी सहायक थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के पास में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बारातियों से भरी एक ऑटो को रौंद डाला, जिससे 5 बाराती घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतकों में पूर्णिया जिले के रुपोली थाना क्षेत्र के गोलखे निवासी मृतक मंटू मंडल, पिंकू मंडल और छट्टू मंडल के साथ साथ ऑटो चालक और कई अन्य घायल लोग हैं। हालांकि उनकी पहचान भी हो चुकी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जो है टेम्पो से जा रही थी, रुपौली से नारायणपुर की तरफ जा रही थी, और रास्ता में जाने के क्रम में ट्रक जो है अनियंत्रित होकर सामने से धक्का मार दिया, जिससे कि 5 व्यक्ति की मृत्यु स्पॉट पर ही हो गया। कौन गाड़ी था? ट्रक टेम्पू था, टेम्पू पर सवार थे और ट्रक वाला धक्का मार दिया। और इसमें 2 जो है मायागंज में अभी रेफर किया हुआ है, उनका भी स्थिति अभी नाजुक बना हुआ। टोटल कितने लोग थे? टोटल उसमें टेम्पू पर 12 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 बच्चे थे। 2 बच्चे सुरक्षित हैं और 2 व्यक्ति का स्थिति अभी गंभीर है मायागंज में। टोटल मौत कितना हो गया? टोटल मौत अभी 5 है और 2 का हालत अभी सीरियस है, नहीं का। अररिया मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी नरेश धरकार की संदिग्ध मौत के बाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जेल में कैदी नरेश की मौत संदिग्ध हालत में हुई है। जेलर हेम ने फ़ोन पर बताया है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। लेकिन सदर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि कैदी की डेड बॉडी को अस्पताल लाया गया है और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जाहिर है कि जेल प्रशासन कुछ छिपा रहा है। फिलहाल सदर अस्पताल में कैदी का पोस्टमार्टम कराया गया है। आज सुबह डॉक्टर बीके मिश्रा ड्यूटी पर थे, कैदी नहीं है, एक जेल से एक आया था, वो ब्राउन डेड में था, वो पहले ही मर चुका था। अगर वो जीवित होता तो उसका हम लोग एंट्री करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। इट इज़ ए केस ऑफ ब्राउन डेड।